बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा है चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जैसा कि हमें पता है कि हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे हमारे पास बने होते हैं किस चीज़ से? हमारे पास बने होते हैं एटम्स और एलिमेंट्स। लेकिन इसी चैप्टर में हम बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा बायोलॉजी है, सो मेन जो फोकस है हमारा किस चीज़ पे है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम टारगेट करेंगे, हम स्टडी करेंगे किस चीज़ को? स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स। नेचर में हमारे पास अबाउट 118 प्लस एलिमेंट्स है, जो कि पीरियड टेबल में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में हमारे पास 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसने मेन ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी बनाई होती है। 16 एलिमेंट्स हमारे पास स्पेशल है जिसने सारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी बनाई हुई। अब इन्हीं 16 एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन है और दूसरा फास्फोरस और लास्ट वन है सल्फर। ये 6 इसे बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसको हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। हमारे ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में ये 6 एटम जो है काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। अब इन्हीं 6 में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर बात की जाए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इन्हीं तीनों ने तकरीबन अगर वेट की जाए बॉडी की तो 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बनी है? ये बनी है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। नाउ ऑलरेडी वी नो, हमें वैसे भी पता है कि ह्यूमन बॉडी में हमारे पास वाटर कितना है? वाटर है 70%। और वाटर हमारे पास बना होता है किस चीज़ से? H2O से। इसमें आते हैं ये H2O। इसी वजह से 95% ह्यूमन वेट किस चीज़ से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसके अलावा अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसका जो फार्मूला है वो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एटम मेनली होते हैं जो भी इसमें आते हैं ना। ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे पास बैकबोन्स है किस चीज़ के? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और ह्यूमन बॉडी में लार्जर अमाउंट में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब जो केमिकल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, इसकी कंपैरिजन अगर की जाए तो ये भी बहुत ज़रूरी है, जो किताब में दी गई है कि अगर हम बैक्टीरिया सेल और ह्यूमन बॉडी या मेमेलियन सेल की कंपैरिजन करें, किस चीज़ की? स्पेशल कंपाउंड्स की। ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन एंट्री टेस्ट के लिए। अगर बात की जाए वाटर की, एंजाइम्स की और इनऑर्गेनिक आयंस की, आपको ये याद रखनी है, वाटर, एंजाइम्स and the third one is inorganic ions. वाटर बैक्टीरिया सेल में 70% में है, जबकि ह्यूमन बॉडी में भी हमारे पास कितना है? 70%। अब ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ डिफरेंट कंपाउंड की, जो बैक्टीरिया सेल में भी है और ह्यूमन सेल में हमारे पास क्या है? कॉमन है। नेक्स्ट अगर एंजाइम की बात की जाए तो बैक्टीरिया में हमारे पास 2% एंजाइम है और ह्यूमन में भी 2% एंजाइम है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक आयन हमारी बॉडी में 1% है, जबकि ह्यूमन में भी हमारे पास क्या है? 1%। ये 3 जो कि हमारे पास वाटर है, एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक आयन, ये बैक्टीरिया सेल और ह्यूमन सेल दोनों में हमारे पास क्या है? कॉमन है ना। नेक्स्ट बात हम करेंगे लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। फार्मूला आप याद रखें, LCP मतलब
अगर बात करेंगे लिपिड्स की, बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, और बात करेंगे किस चीज़ की, प्रोटीन्स की। सो अगर अब हम कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, सो लुक इनटू दिस एल, इसको रखने का फार्मूला ये हमारे पास एल इस तरह लिखा जाता है क्योंकि इसमें 2 लाइन्स यूज़ होते हैं, वन ये एंड अनदर वन दिस। सो एल इसमें 2 लाइन्स है, सो हमारे पास क्या है 2%। बैक्टीरिया सेल में हमारे पास क्या है 2%, और ह्यूमन में इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, सो कितना 1% इसमें ज़्यादा होगा। सो ये कंपैरिजन याद रखें कि ये 2% है तो वहाँ पर ये 3% है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को अगर लिखा जाए तो ये हमारे पास सी इस तरह आता है। सो सी में कितने लाइन है 1 2 3, सी में हमारे पास कितनी लाइन है 3 लाइन। सो ये हमारे पास 3% है। और दूसरी दफ़ा हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 4-5 साल पहले हमारा नोकिया C3 मोबाइल बहुत मशहूर था। सो इस तरह याद रखें C3, या इस तरह भी याद रखा जा सकता है कि ABC, सो 1 2 3, सो 3 और C सेम पोजीशन पर है। सो कार्बन हमारे पास कितना है 3% है, और ह्यूमन का अगेन इससे 1% ज़्यादा होगा। ये लिपिड्स भी बैक्टीरिया की बनिस्बत ह्यूमन में 1% ज़्यादा था। सो अगर ये 3% है तो ये कितने परसेंट होगा 4%। अब है प्रोटीन। सो अगर प्रोटीन की बात की जाए सो पी पेप्टीन, P15, दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम स्टार्ट्स क्या है सेम है, पी प्रोटीन और 15। सो P15 याद रखें। सो प्रोटीन हमारे पास क्या है 15%, और ह्यूमन में इससे ज़्यादा है थोड़ा, कितना है 18%। सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ मेन कंपाउंड्स। अब बात रह जाती है किस चीज़ के, डीएनए और आरएनए की। ऑलरेडी हमने बताया वाटर एंजाइम ऑर्गेनिक का जो बैक्टीरिया सेल और एज वेल एज ह्यूमन में हमारे पास किया था सेम था। नेक्स्ट लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो बहुत ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी में। सो बैक्टीरिया की बनिस्बत ये हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है, ये तो सेम थे, वाटर एंजाइम इनऑर्गेनिक, ये तीनों तो ह्यूमन और बैक्टीरिया में सेम थे, और जबकि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ह्यूमन में बैक्टीरिया से ज़्यादा है। अब बात रह जाती है किस चीज़ की, अब बात रह जाती है डीएनए और आरएनए की। सो अगर डीएनए की बात की जाए सो डीएनए हमारे पास, डीएनए आरएनए, सो डीएनए हमारे पास है 1। सो ये याद रखिए कि ह्यूमन में बैक्टीरिया की बनिस्बत डीएनए 4 टाइम्स कम है। सो अगर ये 1 है सो 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.25%। नेक्स्ट आरएनए हमारे पास है 6%। सो ह्यूमन में अगर 6 को हम डिवाइड करें सो ये हमारे पास तकरीबन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कितना कम है, ये हमारे पास है, ये भी तकरीबन 4 टाइम्स कम है। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आता है 1.1%। सो ये हमारे पास कुछ परसेंटेजेस थे जो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। सो अगर ईटा में आ जाए कि कौन सी कंपाउंड की परसेंटेज बैक्टीरिया सेल और ह्यूमन सेल में सेम है तो याद रखें कि वाटर, हार्मोन्स और इनऑर्गेनिक आयंस हमारे पास 70-1, 70-1। सो ये हम तीनों में हमारे पास क्या है सेम परसेंटेज है, जबकि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का परसेंटेज ह्यूमन में बैक्टीरिया की बनिस्बत ज़्यादा है। ये पहली 3 हमारे पास सेम आए, ये ज़्यादा है, और बाकी डीएनए और आरएनए हमारे पास क्या है परसेंटेज में बात की जाए तो ये हमारे पास ह्यूमन सेल में बैक्टीरिया सेल से बहुत ज़्यादा कम है। अब जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात की जाए तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें से जो ज़्यादा है सो फर्स्ट वन इज़ हमारे पास है प्रोटीन्स। सो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट है प्रोटीन्स,
इसके साथ हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे व्हाट, न्यूक्लिक एसिड। सो ये जो मेन 4 कंपाउंड्स हैं ये हमारे बॉडी में क्या है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, या मेनली हमारी बॉडी क्या है, इन 4 चीज़ों से बनी हुई है, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। So let's discuss it one by one. Now before going to start studying protein, carbohydrate and lipids, there are 2 terms which are condensation and hydrolysis. ये फर्स्ट वन आपको समझ आई तो दूसरा वाला आप खुद ब खुद समझेंगे, बिकॉज दी बोथ आर अपोजिट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो कंडेंसेशन हमारे पास क्या है, जो मॉलिक्यूल होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो हमारे पास बने होते हैं स्मॉल यूनिट्स। हर एक चीज़ हमारे पास क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स से बना होता है, जिसे हम नॉर्मली बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि हमारे पास जो स्टार्च होता है, स्टार्च बना होता है किस चीज़ से, ग्लूकोज से। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आकर मिल जाते हैं और बांड बनाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या बनता है, जिसकी रिज़ल्ट में बन जाता है स्टार्च। सो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल make a bond with another glucose molecule, in the same glucose make bond with another glucose molecule. In this process many glucose molecule make a bond with each other, and hence when they made bond, so the whole molecule we call the whole molecule is what, इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। सो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो ग्लूकोज के, सो वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, और इस बॉन्ड के नतीजे में जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। सो ये ग्लूकोज हमारे पास हो गया क्या, स्मॉल यूनिट्स या बिल्डिंग ब्लॉक हो गया किस चीज़ की लिए, स्टार्च की लिए। दूसरी बात अगर की जाए एग्जांपल की माल्टोज की, सो माल्टोज हमारे पास बना होता है सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। सो अब बात करते हैं कंडेंसेशन और इस माल्टोज की रिलेशन की। सो कंडेंस हम किस चीज़ को कहते हैं, कि जो इसकी साइज़ डिक्रीज़ हो जाए और जो आपस में चिपक जाए, मतलब ये हमारे पास 2 एटम्स हैं, सो इन्होंने इतनी जगह लिए, सो अगर ये हमारे पास इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ लपक जाए या मिल जाए या वन कंपाउंड बनाए, सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास कंडेंस हो गई। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक गिलास है, इसमें हमारे पास पानी है, सो अगर इसको हम कोल्ड करें या फ्रिज या फ्रीज़र में रखें, सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आइस में बनेगा, ये में एक फिक्स वॉल्यूम देगा। सो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया है, कंडेंस हो गए। सो ये सारी ग्लूकोज एक दूसरे से मिल जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और बनाते हैं हमें स्टार्च, और इसी केस में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर कंडेंस हो जाते हैं और बनाते हैं माल्टोज। और दूसरी बात अगर की जाए जो इम्पॉर्टेंट है, कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के नतीजे में जो बॉन्ड बनाते हैं, सो एक कंपाउंड से हाइड्रोजन जबकि दूसरा से OH निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन और OH एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O। ये नेक्स्ट ऑलरेडी हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में ये आएगा, सो आप खुद समझेंगे। इस तरह अगर बात की जाए लेक्टोज की, माल्टोज लेक्टोज, सो लेक्टोज हमारे पास बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, या सॉरी ये हमारे पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है। सो ग्लूकोज से हाइड्रोजन और गैलेक्टोज से OH मिलकर हमारे पास क्या देते हैं, H2O। सो अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक है ग्लूकोज दूसरा है गैलेक्टोज, सो ये दोनों मिल जाएंगे, एक से हाइड्रोजन दूसरा से OH आएगा, H2O बनाएगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कंडेंस होने के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लेक्टोज। सो दिस वाज कंडेंसेशन रिएक्शन। सो कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं और हमें रिजल्ट में एक नया एक कंपाउंड देते हैं, और इसके साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, H2O मिल जाता है। अगर एग्ज़ाम्पल की बात की जाए, सो जो 3 मेन एग्ज़ाम्पल है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कि अगर हम बात करें माल्टोज की,
सो एक ग्लूकोज मालिक्यूल दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल से कंडेंसेशन में रिएक्ट करता है और हमें देता है माल्टोज प्लस वाटर। नेक्स्ट एक ग्लूकोज मालिक्यूल एक गैलेक्टोज से रिएक्ट करके हमें देता है लैक्टोज प्लस वाटर। नेक्स्ट एक ग्लूकोज मालिक्यूल एक फ्रक्टोज मालिक्यूल से रिएक्ट करता है और हमें देता है क्या, हमें देता है सक्रोज प्लस वाटर। इस तरह की ग्लूकोज हज़ारों या मोर देन 10 to 20 या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल अटैच होते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू रिएक्ट कर देते हैं और हमें देते हैं क्या, स्टार्च। सो दिस वाज द रिएक्शन एंड वी कॉल दिस इज व्हाट, वी कॉल दिस इज कंडेंसेशन। अब इसका अपोजिट जो है हाइड्रोलिसिस है, मतलब अगर हम माल्टोज को वाटर दे या माल्टोज वाटर रिएक्ट करे तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दो ग्लूकोज लाइक माल्टोज। फॉर एग्जांपल 1 माल्टोज रिएक्ट विद वाटर, सो ये रिएक्ट करेगा और हमें देगा क्या, 2 ग्लूकोज मालिक्यूल। सो दिस इज इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब नाम से ही पता चलता है हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। सो ब्रेकिंग बाय मीन्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। सो इसी में हम वाटर यूज़ करते हैं। ये वाटर क्या करता है, ये तोड़ता है, ब्रेक करता है माल्टोज को। सब जो माल्टोज ब्रेक हो जाता है तो हमें क्या मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं 2 ग्लूकोज मालिक्यूल। सो दिस वाज कंडेंसेशन एंड दिस वाज हाइड्रोलिसिस। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ H2O और वाटर। सो बात की जाए वाटर की तो वाटर हमारे पास 70 to 90% हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70 to 90% हमारे पास वाटर है। अगर यही परसेंटेज 10% से कम हो जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसकी डेथ अकर हो जाती है एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नो मोर फंक्शनल। अब ये वाटर इतना ज़्यादा क्या है, क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। सो वाटर के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इसे स्पेशल बनाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वन एक नंबर पे हमारे पास है वो है पोलर नेचर। सो पोलर नेचर मीन कि इसमें हमारे पास 2 पोल्स है लाइक H2O, H प्लस O माइनस। सो ये हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव है। सो ये हमारे पास बन गए क्या, ये हमारे पास बन गए 2 पोल्स। सो इसका मतलब है वाटर हमारे पास पोलर है और लाइक डिजॉल्व लाइक। सो इसमें हमारे पास पोलर क्या है, पोलर सॉल्युबल है, इसमें हम पोलर कंपाउंड हल हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो हमारे पास है सॉल्वेंट। ये हमारे पास एक्ट करता है किस चीज़ की, सॉल्वेंट की। ये हमारे पास है पोलर, इसमें हमारे पास 2 पोल्स है। अब अगर बात की जाए एक अनदर पोलर कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल NaCl जो हमारे पास होता है Na+Cl-। सो ये NaCl हम वाटर में डालते हैं और ये वाटर में हल हो जाते हैं, मतलब वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, NaCl इन दिस केस एक्ट एज सोल्यूट। सो वाटर जब एक्ट करता है सॉल्वेंट की, सो ये हमारे पास इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है। अब ये हल कैसे होता है, हल हो जाना मीन कि एट डिसिपेटेड और सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक मग है और एक मर्तबान है, एक पॉट है, एक पिगमेंट है, जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें है वाटर। अगर हम इसमें डालें NaCl तो ये NaCl इसमें हल हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये किस तरह डिवाइड होता है, ये हमारे पास होता है वाटर जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। सो ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव ये अटैच करता है किस चीज़ को, Na+ को। सो इसी तरह एक और ऑक्सीजन मालिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है वो Na+ के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। लाइक अगर हम एक और वाटर मालिक्यूल अटैच कर लें तो इस तरह का
शेप हमें देगा। इन दिस वे ये Cl मालिक्यूल जो हमारे पास है नेगेटिव, इससे हाइड्रोजन प्लस इर्द गिर्द इकट्ठे जमा होते हैं। सो ये वाटर इसी तरीके से ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। सो इसी तरीके से ये एक NaCl मालिक्यूल हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया। किस चीज़ सेपरेशन की, सेपरेशन हो गई बाय मीन्स ऑफ H2O। सो इसी तरीके से ये H2O मालिक्यूल सोडियम और H2O मालिक्यूल्स क्लोरीन को जुदा कर देते हैं और ये पानी में हमारे पास हल हो जाता है। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की ये एक्ट करता है ऐसा क्या, इज़ अ सॉल्वेंट। थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है वाटर की एबिलिटी की, किस चीज़, वाटर एबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग। सो हमारे पास ये दो किस्म की बनाते हैं, एक हमारे पास है कोहेसिव फोर्सेस एंड दूसरा हमारे पास है एडहेसिव फोर्सेस। सो कोहेसिव C मतलब सेम, सेम मीन द बॉन्ड बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स आर एटम। तो एक H2O मालिक्यूल और दूसरे H2O मालिक्यूल के जो माबेन जो इसके बीच बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। सो वाटर की दौरान में ये एबिलिटी मौजूद है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। सो इसी तरीके से हमारे पास जो वाटर होते हैं वो एज अ लिक्विड नज़र आते हैं इंस्टेड ऑफ गैस। सो दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इट हैज़ कोहेसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो फोर्स है हमारे पास है एडहेसिव। एडहेसिव वर्ड डिराइव हुआ है किस चीज़ का, एडहेयर से। एडहेयर, एडहेयर मीन एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स है। एडहेयर मीन चपकना। लाइक हमारे पास एक वाटर है और ये हमारे पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब में है। सो ये ट्यूब और हाइड्रोजन के माबेन एक बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड मीन ये इसके साथ अटैच हो जाता है। सो इसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। और ये एडहेसिव फोर्स जो है ये हमारे पास रीज़न है या काज है किस चीज़ की, वाटर मूवमेंट की इन द प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको सिर्फ ये सारे प्रॉपर्टीज़ के नेम याद रखने हैं, बाकी हमारे पास जस्ट बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट। और नेक्स्ट है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो नाम से पता चलता है हाई स्पेसिफिक हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू हमारे पास क्या है, हाई है। अब स्पेसिफिक हीट क्या है, अगर किसी चीज़ को जब हीट दी जाए और इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम हीट दें और इसको हम क्यों हीट दें और इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ के लिए जो हीट चाहिए थी इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सो अगर टेम्परेचर 1 केल्विन हम ले दो कंपाउंड्स के लिए, सो डिफरेंट बॉडी है वो डिफरेंट एबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है तो इसको हम हीट देंगे तो ये जल्दी इसका टेम्परेचर राइज होगा। अगर सेकंड केस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वुड। सो वुड एक्ट एज करता है, एक्ट एज इंसुलेटर। सो इसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी कि इसकी टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें। सो वाटर की खुसूसियत है कि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए इसको ज़्यादा हीट चाहिए। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि मोर हीट रिक्वायर्ड, मोर हीट रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री इंक्रीज़ के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो हमारी बॉडी में जो वाटर है, सो इसका बहुत फ़ायदा किस वजह से कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है। मतलब एक्स्ट्रा जो हीट हमारे बॉडी में पैदा होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वही वाटर एब्जॉर्ब करती है, वही वाटर स्वीट की शक्ल में बाहर आती है। सेम हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन अगर वाटर को हम हीट दे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट चाहिए। और वही हीट क्या है, वाटर की केस में हमारे पास बहुत हाई है। मतलब छोटे से वेपर्स बनने के लिए भी ज़्यादा वेपर्स की ज़रूरत होती है और छोटी सी टेम्परेचर इंक्रीज़ के लिए भी हमारे पास हाई हीट की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की इसके हमारे पास स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है। नेक्स्ट
हमारे पास है वाटर की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है वाटर एक्सपेंशन बिलो 4 डिग्री सी। सो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो वी नो दैट अगर ये हमारे पास वॉल्यूम है, अगर ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सॉरी, ये आसानी के लिए यहाँ पर ये अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, सो वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। सो अगर ये हमारे पास 0 डिग्री सी है, 4 डिग्री सी है, 10 डिग्री सी है, 20 है एंड सो ऑन। सो ये आते आते इस तरह हमारे पास होना चाहिए कि जैसे ही मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा हूँ हमारे पास वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन वाटर में एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये एक्ट करता है जैसा नॉर्मली मैंने कहा ये होता है 4 डिग्री सी पर। 4 डिग्री सी के बाद वाटर होना तो यही चाहता है कि टेम्परेचर अगर और भी 4 से डिक्रीज़ हो जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन वाटर में इसके अपोजिट होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेज अगेन। सो अगर टेम्परेचर 4 से भी कम की जाए तो वॉल्यूम अगेन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो इट मीन्स वाटर एक्सपेंडेड बिलो 4 डिग्री सी। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर जो हमारा 4 डिग्री सी पे वॉल्यूम है, हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। सो 4 डिग्री सी पर द मिनिमम वॉल्यूम फॉर वाटर इज एट 4 डिग्री सी। सो अगर 4 डिग्री सी की बात की जाए तो वॉल्यूम सबसे कम होता है। सो डेंसिटी इसकी इन्वर्स है टू डेंसिटी हमारे पास हाई है। सो एट 4 डिग्री सी वाटर हैज़ एट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेंसिटी। अब वाटर की 4 डिग्री सी पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब अगर 0 डिग्री सी की बात की जाए तो 0 डिग्री सी पे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास आइस बनती है। सो 0 डिग्री सी पर जब आइस बनती है तो आइस की वॉल्यूम ज़्यादा होती है। सो आइस की वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होगी। सो आइस की डेंसिटी हमारे पास क्या है, लो है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो डेंसिटी वाटर की कम है, आइस की डेंसिटी हमारे पास कम है और वाटर की ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इफ वी टेक ग्लास ऑफ वाटर containing water in ice cube, the ice cube will float on the surface of water because its density is low than that of water. इसकी प्रूफ भी बहुत इजीली है। अगर हम गिलास ले लें, इसमें इतना पानी ले लें नॉर्मल 25 डिग्री सी पे रूम टेम्परेचर पे। अब अगर इस बॉटल को या इस गिलास को हम रखें फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो इसी जब आइस बनेगी तो इसकी वॉल्यूम आइस हमारे पास इतनी बनेगी, मतलब ये इंक्रीज इन वॉल्यूम आ जाएगा। सो बिलो 4 डिग्री सी 0 डिग्री सी पे आके इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। सो आइस की वॉल्यूम वाटर की वॉल्यूम से ज़्यादा होती है। सो दिस वाज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसके अलावा वाटर की आयोनाइजेशन भी होती है, मतलब ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस में भी कन्वर्ट हम इस कर सकते हैं। सो दीज वर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इट मीन दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो हमारे पास जो बैकबोन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो हमारे पास क्या है, आर कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज व्हाट, पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes and ketones, polyhydroxy aldehydes and कीटोन। इट मीन्स कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड होता है जो हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, फंक्शनल ग्रुप C+OH, या इसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें होता है कीटोन, मतलब C+O होता है बिटवीन 2 कार्बन। और पॉलीहाइड्रोक्सी मीन इसमें हमारे पास मेनी OH होते हैं। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड आर कीटोन। और इसके अलावा वो कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होके हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे। सो अदर कंपाउंड डेट ऑन हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलाइसिस yields such compound। बात अगर की जाए इस फार्मूला की, जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2ON। सो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशियो है जो हमारे पास वाटर में है। वाटर में हमारे पास 2:1 है, और इन दिस केस वी आल्सो हैव द रेशियो ऑफ 2:1। सो याद रखें कि द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट इज सेम इज दैट ऑफ वाटर। अब यही कार्बोहाइड्रेट हमारे पास नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट abundant biomolecule। Biomolecule mean molecule that are found inside human or living organism। So फार्मूला हमारे पास है CnH2ON। सो N क्या है? N हमारे पास नंबर है जो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 हो, सो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा CHO। अगर 2 हो तो हमारे पास बनेगा C2। अब ये 2 हो, 2 2 जार 4, सो H4O2। या इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं CH2O into 2, बोथ आर सेम। या फॉर एग्जांपल C6 हो, इसको हम लिख सकते हैं C6H2O6 या C6H26 जार 12O6। ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है एंड सो ऑन। सो दिस वाज अबाउट द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो यही नंबर कार्बोहाइड्रेट का जो इनका नंबर है ये 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी पॉसिबल है, इन्फिनिटी तक है या मेनी थाउजेंड तक ये पॉसिबल है। सो दिस वाज द फार्मूला। नेक्स्ट, फॉर आवर ईजीनेस, हमने अपनी आसानी के लिए हमने किया है, हमने डिवाइड किया है कार्बोहाइड्रेट्स को किस चीज़ में? टाइप्स में। कितनी टाइप्स में? ये हमने डिवाइड की है 3 टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट टाइप हमारे पास है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मीन शुगर। सो शुगर क्या है? हमारे पास नॉर्मली बन जाता है ग्लूकोज से, जो हमारे पास होता है C6H12O6। सो जो डिवीज़न है ये हमारे पास इसी बेस पर की गई है, ग्लूकोज पर नहीं की गई है, लेकिन नाम से ही पता चलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल स्टडी कर ले तो स्टडी से क्या पता चलता है? कि स्टडी से पता चलता है कि मोनोसैकेराइड, मोनो मीन 1। सो मोनोसैकेराइड हमारे पास 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है। अब ओलिगो क्या है? ओलिगो मतलब मेनी। अब मेनी की भी कुछ रेंज होनी चाहिए। अब मेनी कितने हैं? सो इन दिस केस मेनी मीन 2 to 10। अब फुली मतलब ज़्यादा, सो 10 से ज़्यादा। सो कुछ बुक्स लिखते हैं कि 10 to 100। सो ये हमारे पास 3 टाइप्स हो गई जो हमारे पास है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब हम 1 by 1 ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मोनोसैकेराइड। So let's start monosaccharide। So monosaccharide नाम से पता चलता है MONO, मोनो विच मीन्स 1, सैकेराइड मीन शुगर। सो मोनोसैकेराइड हमारे पास होता है 1 शुगर मॉलिक्यूल। सो मोनोसैकेराइड आर सिंपली व्हाट? दीज आर सिंपली शुगर, सिंपली शुगर। अभी एक मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हाइड्रोलाइज नहीं होगा मतलब वी कांट ब्रेक इट डाउन इनटू बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो ये हमारे पास है इट कांट बी हाइड्रोलाइज। अब एक मॉलिक्यूल है तो टूट कर हमें क्या देगा? ये तो हमें कुछ नहीं दे सकता। सो दिस इज इट कांट बी हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट, मोनोसैकेराइड का जो फार्मूला है ये हमारे पास है CnH2ON, CnH2ON। सो या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CnH2ON की बजाय हम CH2ON भी लिख सकते हैं। अब द नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मोनोसैकेराइड है ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन होता है
3 to 7। सो ये हमारे पास, ये हमेशा याद रखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसेकेराइड आर व्हाट, दीज आर 3 to 7। सो फॉर एग्जांपल इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज व्हाट 3, सो ये हमारे पास पुटिंग 3 हियर, ये बनेगा C3H6O3। अगर 4 हो C4H6O3, अगर 5 हो C5H6O, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H12H14O7। सो ये हमारे पास है पॉसिबल मोनोसेकेराइड। सो ये हमारे पास हो गए मोनोसेकेराइड का फार्मूला। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है, अल्डिहाइड भी है और फंक्शनल ग्रुप इसका कीटोन भी हो सकता है, तो दोनों में से एक पॉसिबल है। सो इसी का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर ले C3H6O3 का, सो हमारे पास है C3। सो लेट्स ट्राई इट विद अनदर मार्कर सो यू कैन डिफरेंशिएट इट। फॉर एग्जांपल हम ड्रा कर ले C3 1 2 3। अब हाइड्रोक्सल भी हमारे पास में है, सो ऐड कर ले, कार्बन 3 हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो ये हमारे पास हो गए 1 2 एंड 3। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6। सो 1 2 3 4 5 हो गई। सो 1 आई हैव 5, दिस इज 6। सो यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, C3H6O3। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, लाइक 1 2 3। सो ये गया OH OO OH H H H H H। So in this case this is aldehyde functional group and this is what, this is ketone। So this is ketonic functional group and this is aldehyde functional group। सेम फार्मूला के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। सो मोनोसेकेराइड को हमने डिवाइड किया है कितनी किस्मों में, 3 4 5 6 7। मोनोसेकेराइड को हमने डिवाइड किया है 5 टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ कार्बन नंबर कार्बन एटम्स। सो अब ये जो डिवीजन की थी हमने की थी बेस ऑन कार्बन डिवीजन। सो एक में हमारे पास 3 कार्बन थे, दूसरी में 4 5 6 7। सो दीज आर टाइप्स ऑफ कार्बन। सो जिसमें हमारे पास 3 कार्बन हो इसको हम कहेंगे ट्रायोज। ये हमारे पास क्या है, दोनों ट्रायोज है। 4 हो तो हम कहेंगे टेट्रोज। 5 हो जो पेंट, सिर्फ OSE लगाना है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। सो ये हमारे पास थी किस चीज़ के, 5 टाइप्स। 2 टाइप्स हमारे पास बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या इधर ये एल्डिहाइड होंगे और कीटोनिक होंगे। सो बात अगर की जाए एग्ज़ाम्पल की, तो ये हमारे पास ट्रायोज के हमारे पास एग्ज़ाम्पल क्या है, ये है C3H6O3। ये तो फार्मूला है C3H6 का। सो इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लाइसिरोल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो इसको हम लिखेंगे। सो इसका जो एग्ज़ाम्पल है, सो ट्रायोज हमारे पास 2 किस्म का हो सकता है। एक हमारे पास हो सकता है एल्डिहाइड का, एक कीटोन का। सो जो एल्डिहाइड है, जो ये वाला हिस्सा था, इसको हम कहते हैं, इसका स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिरोल्डिहाइड। सो ग्लाइसिरोल्डिहाइड is triose, that is aldehyde functional group, and this was dehydroxy acetone। so this was dehydroxy acetone। so ये हमारे पास एक dehydroxy acetone एक ट्रायोज है जो मेनली हमारे पास क्या था, मोनोसेकेराइड। इसी तरह अगर टेट्रोज की बात की जाए तो हमारे पास जो इसका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है एरेथ्रोज। एरेथ्रोज हमारे पास एक टेट्रोज होता है
जिसमें हमारे पास एरिथ्रोजमीन, जिसमें हमारे पास 4 कार्बन होंगे, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा, अल्डिहाइड। और इसकी कीटोनिक की बात की जाए तो इसका एग्जांपल है एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोज हमारे पास अल्डिहाइड है एंड एरिथ्रोलोज हमारे पास क्या है, कीटोनिक है। इसी तरह पेंटोज की एग्जाम हमारे पास राइबोज एंड राइबुलोज, राइबोज एंड राइबुलोज। इसी तरह हेक्सोज की बात की जाए तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट ग्लूकोहेप्टोज इज एग्जांपल ऑफ हेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज। एंड बात की जाए कीटोनिक फॉर्म की तो हमारे पास क्या है, स्कीरोहेप्टोज। अब स्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू ट्राई इट फॉर यू। सो ये फार्मूलाज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, C3H6O3, C4H8O3, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। सो बस इतने तक है, C7 तक हमारे पास है। सो इफ़ यू नीड द स्ट्रक्चर, आपको चाहिए अगर स्ट्रक्चर, सो आई वुड लाइक टू ड्रा फॉर यू। सो ट्रायोस हमारे पास 3 कार्बन है, सो 1 2 3। इसमें अगर बात की जाए ग्लाइसिरोअल्डिहाइड की, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा, OH। बाकी हमारे पास सिंपली OH ऐड करो, OH। सो ऑक्सीजन पूरे हो गए 1 2 3। सो रेस्ट इज जस्ट हाइड्रोजन आपको क्या है, ऐड करने हैं। सो दिस इज ग्लाइसिरोअल्डिहाइड। द नेक्स्ट इज डिहाइड्रोक्सी एकीटोन। सो डिहाइड्रोक्सी एकीटोन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन का होता है। सो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन हो गया। अब बाकी हमारे पास OH, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3 पूरे हो गए। सो अब बात ऐड करते हैं हाइड्रोजन की। सो दिस इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, एंड बोथ आर व्हाट, बोथ आर ट्रायोज। सो दिस आर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायोज। इसी तरह अगर टेट्रोज की बात की जाए, सो ये कार्बन आपको जस्ट एक बढ़ाना है। सो इसी का अगर एक कार्बन ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा OH, कार्बन OH, ये हमारे पास बन गया H, सो OH H। सो ये हमारे पास हो गए क्या, ये हमारे पास हो गया एरिथ्रोज। अगर आपको राइबोज का चाहिए तो हमारे पास सिंपली ये करना है कि इसी के बीच हमारे पास ये ऐड करना है HCOH। सो ये हमारे पास एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। सो आपको जितने भी कार्बन के नंबर्स चाहिए वो इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस विल बी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। और कीटोन में सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O किसी भी बीच में लगाना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है इन बिटवीन ऑफ 2 बॉन्ड। अब ये जो हमारे पास हेक्सोज है, हेक्सोज मीन इसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H12O6। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो C6H12 हमारे पास फार्मूला है ग्लूकोज का। इसके अलावा ये सेम फार्मूला हमारे पास है किस चीज़ का, गैलेक्टोज का। इसके अलावा हमारे पास ये फार्मूला है किस चीज़ के लिए, फ्रक्टोज का। सो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ऑल ऑफ दीज हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका फार्मूला हमारे पास सेम होता है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में होती है, डिफरेंस होती है हमारे पास स्ट्रक्चर में। सो अगर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो इनको हम कहते हैं व्हाट, इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। These 3 are isomers of each other. So glucose, galactose and fructose, these 3 have same structure. Sorry, these 3 have same formula but different structure. So ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है किस चीज़ की, अल्डिहाइड की, और फ्रक्टोज हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है किस चीज़ का, कीटोन का। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हमारे पास अल्डिहाइड में, इसमें हमारे पास डिफरेंस होता है हाइड्रोक्सल की पोजीशन का। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो
ये हमारे पास हो गया अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड 6. सो नाउ ड्रा OH ऑन राइट साइड H. सो याद रखिए कि ग्लूकोज में हमारे पास थर्ड नंबर पर OH हमारे पास राइट के बजाय लेफ्ट में होता है. सो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट में एंड द रेस्ट इज सेम. सो ये हमारे पास हो गया सेम. अगर बाकी हमारे पास जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है. सो ये हमारे पास हो गया. सो याद रखें कि नॉर्मली हाइड्रोक्सिल हमारे पास राइट में होता है, जबकि ग्लूकोज में C3 थर्ड नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है, OH हमारे पास इरेगुलर पोजीशन पे होते हैं. नेक्स्ट बात की जाए अगर गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर की. सो ये हमारे पास इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कार्बन है. ये अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है. सो C डबल बॉन्ड O विल बी ऑन टॉप आर एंड आर टर्मिनल कार्बन. सो ग्लूकोज में तो सिर्फ थर्ड नंबर कार्बन पर इरेगुलरिटी थी, जबकि हमारे पास गैलेक्टोज में सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन पर दोनों में इरेगुलरिटी होगी. मतलब ये कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड और थर्ड कार्बन में लेफ्ट में होगा. सो बाकी सेम होगा. OH विल बी ऑन राइट साइड. सो दिस इज द डिफरेंस. याद रखिए कि ग्लूकोज में थर्ड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट पे होता है, जबकि गैलेक्टोज में 2 एंड 3 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल क्या होता है, लेफ्ट में होता है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज. सो फ्रक्टोज में हमारे पास होता है, इसी में हमारे पास है 6 कार्बन, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन पे होता है. सो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया किस चीज़ का, कीटोन का. बाकी बस सिर्फ सारे OH हमारे पास राइट साइड पे है. तो दिस इज, ये हमारे पास हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, जो हमारे पास कीटोनिक है. और सेकंड नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ कार्बन डबल O. सो अगर बात देख ले हम तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जबकि फार्मूला हमारे पास तीनों का क्या है, C6H12O6. सो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि दीज थ्रीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. और एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये राइबोज और ग्लूकोज. राइबोज जो हमारे पास पेंटोज है और ये ग्लूकोज जो हमारे पास हेक्सोज है. इसमें 5 कार्बन है, इसमें हमारे पास 6 कार्बन है. अगर ये हम पानी में डाल दें तो ये हमारे पास दोनों की दोनों क्या देंगे, ये दोनों हमारे पास दे विल गिव द स्ट्रक्चर ऑफ रिंग. सो दीज विल गिव ऑफ रिंग स्ट्रक्चर. सो ये इंपॉर्टेंट है, ईटा में आ सकता है कि which one of the following give us ring structure. So ribose and glucose give us ring structure when these are in water. So this was all about what? This was all about monosaccharide. So ये हमारे पास मोनोसेकेराइड क्या हुआ, ख़त्म हुआ. नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड. इसमें अब हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की. इससे पहले हमने बात की किस चीज़ की, मोनोसेकेराइड की. मोनोसेकेराइड मीन 1 शुगर मालिक्यूल. सो ये 1 शुगर मालिक्यूल एक या एक से ज़्यादा मोनो शुगर मालिक्यूल या एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं और ये हमको देते हैं क्या, ये हमको देते हैं ओलिगो एंड ओलिगोसेकेराइड. ओलिगो मीन मेनी और फ्यू, सेकेराइड मीन शुगर मालिक्यूल. सो ओलिगोसेकेराइड हमारे पास फ्यू शुगर्स मालिक्यूल होते हैं, या ये हमारे पास बना होता है फ्यू मोनोसेकेराइड से. नॉर्मली इसका नंबर हमारे पास होता है 2 to 10. मतलब हमारे पास 2 मोनोसेकेराइड जमा होकर हमें क्या दे सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड. या 2 से ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 मोनोसेकेराइड हो जाए तो फिर वो हमको देंगे, फिर भी वो हमें देंगे ओलिगोसेकेराइड. अब
एक सेकेराइड मालिक्यूल मतलब ओलिगोमेनिसेकेराइड से बना है। सो ये मेनिसेकेराइड हमारे पास 2 सेकेराइड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अप टू व्हाट, अप टू 10 तक जा सकते हैं। सो इन दिस केस अगर ये हमारे पास 2 सेकेराइड हो तो हम इसको कहेंगे व्हाट, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। मतलब ये हमारे पास 2 शुगर मालिक्यूल से बना है। अगर हमारे पास 3 मालिक्यूल हो तो इसको हम कहेंगे ट्राइसेकेराइड। अगर ये हमारे पास 4 मोनोसेकेराइड हो तो फिर इसको हम कहेंगे टेट्रासेकेराइड। इसी तरह अगर हमारे पास 5 शुगर मालिक्यूल हो तो इसको हम कहेंगे पेंटासेकेराइड। अगर ये हमारे पास 6 हो तो हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, नोनासेकेराइड एंड डीकासेकेराइड। आखिर में किस तक जाएगा, डीकासेकेराइड। सो अगर आपको नाम नहीं आते तो मैं लिख लेता हूँ पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, नोनासेकेराइड and digasaccharide, and number of carbon atoms are number of saccharides are 1 to 2 to 10. सो ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मीन इसमें हमारे पास 2 मोनो शुगर्स मालिक्यूल होते हैं। सो अब डाइसेकेराइड में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। ये 3 हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। माल्टोज जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है, जबकि ओलिगोसेकेराइड में ही हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, डाइसेकेराइड। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टोज एंड सक्रोज। ये फार्मूला आप याद रखिए, MLS, माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। अब ये जो 2 शुगर मॉलिक्यूल जो 2 सेकेराइड से बना है, तीनों की तीनों हमारे पास सेकेराइड से बना होते हैं, मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। वो कौन सी मोनोसेकेराइड, वो है हमारे पास जिसमें 6 कार्बन थी, जिसका फार्मूला 6,6H12O6 था। लेकिन C6H12 फार्मूला हमारे पास ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, हेप्टोज का, फ्रक्टोज का था। सो माल्टोज हमारे पास बना होता है, इस तीनों में हमारे पास ग्लूकोज होता है। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट जो सेकेराइड है उसमें डिफरेंस है। मतलब फर्स्ट में हमारे पास ग्लूकोज है अगेन, सेकंड में गैलेक्टोज, थर्ड में हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज। सो ग्लूकोज मिलके माल्टोज देते हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज देते हैं, एंड ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सक्रोज देते हैं। सो ये ईटा के लिए बहुत ज़्यादा एंट्री टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर माल्टोज के साथ हम वाटर मिलाए या माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 2 ग्लूकोज मालिक्यूल। या अगर लैक्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमें देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। या अगर हम हाइड्रोलिसिस करें सक्रोज का, सो सक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए विद हाइड्रोलिसिस मीन रिएक्शन विद वाटर, तो ये हमें देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सो ये ईटा में आते हैं कि इंडिकेट में आते हैं कि माल्टोज किस चीज़ से बना है, लैक्टोज एंड सक्रोज। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हमारे पास है कि ये तीनों स्पेशल है, ये तीनों की एक एक सोर्सेज हमारे पास आपको याद रखनी चाहिए। सो सोर्सेज हमारे पास बहुत इजी है। एक है माल्टोज, द फर्स्ट वर्ड नंबर। माल्टोज मीन माल्टा, नाम बहुत सेम है, माल्टोज माल्टा। माल्टा मीन माल्टा इज अ फ्रूट। सो माल्टोज हमारे पास किस चीज़ में होता है, ये हमारे पास होता है फ्रूट्स में। नेक्स्ट लैक्टोज, एल। अब इसके लिए मैंने जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है मिल्क, एल यहाँ पर भी है मिल्क, एंड यहाँ पर है लैक्टोज। सो लैक्टोज हमारे पास पाया जाता है किस चीज़ में, मिल्क में। नेक्स्ट हमारे पास है सक्रोज। अब इस पर हमारे पास एक लफ्ज़ है, इसको हम कहते हैं शुगर केन। सो शुगर केन में हमारे पास सक्रोज है, मिल्क में हमारे पास लैक्टोज है, फ्रूट्स में हमारे पास क्या है, माल्टोज। सो ये 3 सोर्सेज आपको याद रखनी चाहिए। अब एक पॉइंट से MCQs है कि ह्यूमंस बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन सा हमारे पास ज़्यादा होगा। सो आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स खा लें तो फ्रूट्स के नतीजे में फ्रूट्स में माल्टोज होते हैं। सो माल्टोज टूट जाएंगे, इन दिस केस वी विल गेट
लार्जर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, दोनों कंपाउंड हैं। सो अगर ईटा में इस तरह का क्वेश्चन आए कि 3 पर्सन है हमारे पास, तीनों ने, एक ने फ्रूट्स का लिए, दूसरे ने मिल्क का लिए एंड तीसरे ने शुगर केन का लिए, नंबर ऑफ ओलिगो और मोनोसेकेराइड आर सेम। सो तो किस में ग्लूकोज ज़्यादा होगा? सो इसका मतलब है कि फ्रूट्स में हमारे पास माल्टोज है, माल्टोज इंटरमेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जबकि बाकी ग्लूकोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज है। सो इन दैट केस जिस आदमी ने फ्रूट्स खाए उसमें हमारे पास ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास था ओलिगोसेकेराइड, जो हमारे पास बना होता है मोनोसेकेराइड से, या ये 2 होती है, 3 होते हैं, 4 होते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने दे दी ये सिर्फ सारे के सारे मैंने दे दी है डाइसेकेराइड के, और यही बुक में है। एक्स्ट्रा ट्राइसेकेराइड या टेट्रा का एग्जांपल है ही नहीं, लेकिन आपको एग्जांपल याद रखना चाहिए। ट्राइसेकेराइड का एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं रेफाइनोज, ईजी भी है, नाम क्या है? रेफाइनोज। रेफाइनोज हमारे पास बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। सो ये हमारे पास क्या है? रेफाइनोज का। ये बाकी की एग्जांपल भी इस तरह देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं टेट्रासेकेराइड में? इसमें 1 ग्लूकोज प्लस 2 गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, नेक्स्ट में 1 ग्लूकोज प्लस 3 गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, और सिर्फ नाम चेंज करते हैं। लेकिन आपको याद रखने है ये 3 जो हमारे पास डाइसेकेराइड है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मीन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मीन ये हमारे पास मेनी मोनोमर्स से बना होगा। अब इसका में हमारे पास लगता मुश्किल है लेकिन बहुत इजी है। सो ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास जो मेन एग्जांपल है वो हमारे पास 4 है। सो लेट्स टॉपिक देते हैं। टॉपिक हमारे पास है पॉलीसेकेराइड, इट मीन्स मेनी शुगर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास मेनी शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, या मेनी ग्लूकोज यूनिट्स, जो हमारे पास इनकी तादाद होती है नॉर्मली 10 to 100। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। सो जिस तरतीब से मैंने आपको कहे आपको भी इसी तरतीब से याद रखने हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। नेक्स्ट अब ये हमारे पास या ब्रांच होते हैं या अनब्रांच। ब्रांच मीन अगर ये ग्लूकोज से बने हैं तो ये हमारे पास इसी तरह के चेन्स बना सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास सेम है, सिंगल है, लाइन है, ये हमारे पास अनब्रांच है। या इसी तरह के भी हो सकते हैं, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे से तीसरा चौथा इसको इस तरह भी करें। सो ये हमारे पास हो गया क्या? ब्रांच हो गया। सो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है इन पांचों का, ये हमारे पास ब्रांच भी हो सकता है इन अनब्रांच भी। सो जिस तरह हम मुंह में कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं ब्रांच अनब्रांच, पहले हम ब्रांच कहते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं? अनब्रांच कहते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ब्रांच। स्टार्च हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज से बना होता है, जो ब्रांच बनाते हैं, जिसमें मतलब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर यहाँ से भी ब्रांच निकलता है, फिर यहाँ से भी ब्रांच निकलता है, एंड सो ऑन इन द स्ट्रक्चर इज लाइक ब्रांच। दूसरा ब्रांच अनब्रांच, नॉर्मल ब्रांच अनब्रांच, और थर्ड वन हमारे पास क्या है? ब्रांच अनब्रांच। इग्नोर द काइटिन, जो हमारे पास ना ब्रांच और अनब्रांच नहीं होता। सो बात नहीं की जा सकती, बुक वालों ने इस काइटिन को बिल्कुल टच ही नहीं किया है, स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं की है। सो आपको याद रखना है ब्रांच अनब्रांच और ब्रांच अनब्रांच। ये हमारे पास ब्रांच है, ये अनब्रांच, और बाकी जो सेल्यूलोज है हमारे पास ब्रांच और अनब्रांच दोनों है। नेक्स्ट ज़्यादातर ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन हमारे पास ज़्यादातर पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल में। सो कौन सा हमारे पास प्लांट्स में है, कौन सा हमारे पास एनिमल्स में? सो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, पापा। बच्चे कहते हैं ना पापा, ये हमारे पास हो गया फार्मूला पापा। पी मीन प्लांट, ए मीन एनिमल, पी मीन प्लांट, ए मीन एनिमल। मतलब ये प्लांट्स में होता है, ये एनिमल में, प्लांट्स में, ये हमारे पास ज़्यादातर एनिमल में।
काइटिन की जो यहाँ पर पॉइंट थी, जो स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं की, इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि ये इस काइटिन में हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हमारे पास इसमें हमारे पास NH3 होता है, जो बाकी स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्यूलोज में हमारे पास नहीं होता। और ये हमारे पास क्या है, अनडाइजेस्टेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में क्या है। 100 ग्राम अगर हमारे पास ब्लड हो, मिलीलीटर, अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हो तो इसमें हमारे पास 100 ग्राम क्या होगी, ग्लूकोज होगी। दिस इज़ नॉर्मल लेवल। सो अगर आपको कहा जाए कि सैंपल वाज टेकन फ्रॉम अ मैन, सो 1 ग्राम ऑफ ब्लड, 1 ग्राम ब्लड सैंपल वाज टेकन फ्रॉम अ मैन, सो इसमें कितनी ग्लूकोज होगी, इसमें हमारे पास 1 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज। सो ये आप याद रखें कि 100 मिलीलीटर में हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होते हैं। इसके अलावा हनी में हमारे पास कितना है ग्रुप, हनी में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अब ग्रेप्स में हमारे पास क्या होता है, 27% कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेप्स में हमारे पास क्या है, 27% कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सो टॉपिक तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन आई वांट टू गिव इट अनदर लुक। सो हमारे पास ये है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होता है, इट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट इसका जो फार्मूला होता है, ये बेसिक्स होता है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जो टाइप्स है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, द फर्स्ट वन इज़ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन 1 शुगर मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारे पास 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है ओलिगोसैकेराइड, जिसमें मेनी शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉर्मल 2 to 10। एंड द थर्ड वन इज़ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास मेनी सैकेराइड्स होते हैं, लाइक 10 to 100। ना मोनोसैकेराइड में हमारे पास कार्बन होते हैं कितने, 3 to 7। सो आइदर इट विल बी ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। इसमें हमारे पास कार्बन 3 होते हैं, 4C, 5C। इसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, इसमें हमारे पास 7 कार्बन होते हैं। अब एग्ज़ाम्पल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिसमें अगर हमारे पास 3 कार्बन हो और इसका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड हो और इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक भी हो सकता है, लाइक ग्लाइसिरोल्डिहाइड। एंड ये हमारे पास है, इसका एग्जांपल है डिहाइड्रोक्सी एकीटोन। अब टेट्रोज का, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का होता है, वो हमारे पास है एरेथ्रोज और एरेथ्रोलोज, एरेथ्रोलोज। इसी तरह